श्रीवास्तव, आपकी लॉ फैकल्टी। हम लोग आज से लॉ की क्लास स्टार्ट करेंगे। लॉ की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि सीए इंटर में बेसिकली लॉ का सिलेबस क्या है, लॉ में हमको पढ़ना क्या है। फाउंडेशन में जैसे आपने बिजनेस लॉ पढ़ी, बिजनेस लॉ में आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल, एलएलपी और कंपनी लॉ का इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने किया। उसी तरह से सीए इंटर में आपका है कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज। तो पहले देखते हैं कि कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज में है क्या। तो देखिए सबसे पहले आपका जो सिलेबस है वो है कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉर्पोरेट लॉ और अदर लॉज में। कॉर्पोरेट लॉ का जो वेटेज होगा वो आपका होगा 70% और अदर लॉज का जो वेटेज होगा वो आपका होगा 30%। सबसे पहले अदर लॉज में आएंगे। अदर लॉज में आप क्या पढ़ोगे? अदर लॉ में आप पढ़ोगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, साथ में इसके बाद में होगा जनरल क्लॉजेस एक्ट, उसके साथ में होगा आपका फेमा। तो ये बेसिकली अदर लॉज में केवल 3 चैप्टर हैं आपके, लेकिन तीनों बहुत टेक्निकल हैं, तो इसको बहुत हल्के में नहीं लेना है कि केवल 3 ही चैप्टर हैं। आईसीआई ऐसा नहीं है कि 30 नंबर में केवल 3 चैप्टर दे देगी, तो ये तीनों चैप्टर अपने आप में अच्छा खासा वेटेज भी रखते हैं और टेक्निकल भी हैं। ठीक, बाकी आते हैं कॉर्पोरेट लॉ में। तो कॉर्पोरेट लॉ में बेसिकली आपका है मेन कंपनी लॉ एंड एलएलपी एक्ट। एलएलपी में तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलएलपी एक्ट उतना ही है जितना आपने, थोड़ा सा और उसको एक्सटेंड किया गया है। जितना आपने फाउंडेशन में पढ़ा था उसे थोड़ा सा ज्यादा इसमें रखा गया है एलएलपी एक्ट में, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। मेन आता है आपका कंपनी लॉ, इसका वेटेज आपका है 70 मार्क्स। अभी जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा, फाउंडेशन में आपने जो कंपनी लॉ पढ़ा था वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि कंपनी होती क्या है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, और कंपनी में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीजें, कुछ आपने डॉक्ट्रिन्स पढ़ी थी, अल्ट्रा वायर्स आपने पढ़ा था, कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ा था, इंडोर मैनेजमेंट पढ़ा था। तो ये सारे टॉपिक्स आपने कंपनी लॉ में पढ़े थे। कॉर्पोरेट लॉ में बेसिकली उसका एक एडवांस वर्जन, एडवांस वर्जन का मतलब जो भी आपने पढ़ा है उसको और डिटेल में बताया गया और उससे आगे की इंफॉर्मेशन दी गई है कि बेसिकली कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी में मीटिंग्स कैसे होती हैं, ऑडिट कैसे होता है, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, मेंबर्स के पास में क्या राइट्स होते हैं, शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसे चलता है, डिविडेंड को लेकर के, डेट मार्केट को लेकर के, डेट कैपिटल को लेकर के, डिपॉजिट्स को लेकर के। तो ये सारी चीजें डिटेल्स में आप पढ़ोगे, कंपनी फंड कैसे रेस करती है। तो 100% में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ में बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा दी गई है। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब कंपनी फंड्स को कैसे रेस करती है, कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कंपनी कितने तरह से इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकती है, कितने सारे तरह के इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकती है। अब अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, इंडिया की कंपनी अगर फॉरेन से फंड्स को रेज करना चाहे तो कैसे कर सकती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन साथ में मैं एक चीज, आज पहली क्लास है तो पहली क्लास में मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि देखिए सीए इंटर में जो कॉर्पोरेट लॉ और अदर लॉज है उसमें आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है कि आपको चीजें रटनी है। इसमें आपको चीजें पढ़नी है और पढ़ करके उसको समझनी है, क्योंकि अगर समझोगे नहीं तो 100% एग्जाम में दिक्कत होगी। देखिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको बीइंग अ टीचर, मेरा काम है आपको रियलिटी दिखाना और सच्चाई बताना। अक्सर ये चीज आजकल तो मैं देख रहा हूं पिछले 1-2 अटेम्प्ट से कि स्टूडेंट्स अवेयर हो गए, लेकिन पहले क्या होता था कि पहले मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स को लगता था कि यार सीए है, सीए में मेन हमारा अकाउंट्स है, टैक्स है, कॉस्ट है, एफएम है, इन सब पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। एक काम करते हैं, लॉ को हम आखिरी के लिए रखते हैं, लॉ को हम आखिरी के 2 महीने में करेंगे। अब पता चला कि स्टूडेंट ने अपना पूरा का पूरा टाइम बाकी के सारे सब्जेक्ट्स में निकाल दिया और आखिरी के 2 महीने बाद वो लॉ की बुक उठा करके देख रहा है कि भाई लॉ में है क्या, या लॉ की क्लासेस ले ली
या ऑनलाइन क्लासेस ले ली या फेस टू फेस क्लासेस ले ली, क्लासेस जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, लॉ को बिल्कुल सीरियसली लिया ही नहीं जा रहा है। अब आखिरी के 3 महीने बचे हैं, 2 महीने बचे हैं, अब आपने लॉ की बुक उठा करके देखी और देख रहे हो है क्या, तो आपने थ्योरी समझ करके उसको रटना शुरू किया। जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे, पेपर देखा, तो पेपर में पता चला कि सारे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन को वो स्टूडेंट कभी सॉल्व नहीं कर सकता जो रट करके गया, क्योंकि उसको क्वेश्चन समझी में नहीं आएगा, उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो इस वजह से, और सीए इंटर में लॉ का पेपर उसी पैटर्न पे सेट किया जाता है। ये आईसीएआई ये देखना चाहता है कि स्टूडेंट के पास में कितनी नॉलेज है, और इसके पीछे भी लॉजिक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, जो लीगल फील्ड होगी ना, जो लॉ की फील्ड होगी, वो सीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड होती है। अक्सर स्टूडेंट्स के मन में एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि हमारा जो मेन जो फील्ड है सीए की, वो टैक्स से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड नहीं। आप प्रैक्टिकल लेवल पे जाकर के देखो, आप इंटरनेट कैफे वाले से बोलोगे कि मेरे को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराना है, वो 250 रुपए में आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देगा। किसी भी एडवोकेट से जाकर के आप बोल दो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराना है, वो 250 रुपए 300 रुपए में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देगा। अकाउंटिंग के आजकल सारे के सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, सैप आता है, टैली आता है, सारी कंपनीज आजकल इसी पे वर्क कर रही हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट पुराने हो चुके हैं। मेन सीए का काम होता है लीगल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना। ये उसको साल भर आपको पैसे भी बना करके देगा और साल भर आपको काम भी देगा अगर आप प्रैक्टिस करते हो। और अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हो तो वहां पर भी कंपनी की एक्सपेक्टेशन होगी कि सीए आपने किया हुआ है तो आपको लीगल नॉलेज होगी। कंपनी आपसे हमेशा ये एक्सपेक्ट करेगी कि आपको लीगल टर्म्स पता है, लीगल नॉलेज है आपके पास में। अगर कल को कंपनी किसी भी प्रॉब्लम में फंसी तो आप कंपनी को उससे बाहर निकालोगे। अब पता चला कि हम तो रट करके गए हैं, हमें प्रैक्टिकल लाइफ में आकर के फंस गए, तो पता चला कि कुछ समय में आपने मेहनत नहीं करी, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो खामियाजा है, वो आप पूरी जिंदगी भुगत रहे, और बाद में आकर के आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपनी जॉब को बचाने के लिए दोबारा से लॉ पढ़नी पड़ रही है। लॉ को प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि लॉ थ्योरी सब्जेक्ट है, मैं कभी नहीं मानता। मेरे को पढ़ाते हुए आज लगभग 13 साल कंप्लीट हो गए, मैं 13 सालों से लॉ पढ़ा रहा हूं, मेरा कोर एरिया भी लॉ ही है। और मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को यही बात बोली है कि लॉ को कभी भी थ्योरी सब्जेक्ट मान करके ना चलिए, लॉ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। थ्योरी सब्जेक्ट का मतलब बहुत बच्चे लगाते हैं कि जिसको रटना है, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, जिसमें सब्जेक्ट मैटर लिखा हुआ है, जिसको पढ़ना है, वो थ्योरी सब्जेक्ट है। और जिसमें कैलकुलेटर का यूज होता है, जिसमें कैलकुलेशन का यूज होता है, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसको हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। लॉ जो आप पढ़ रहे हो उसको आगे जो आने वाली आपकी लाइफ है, जब आप सीए बन जाओगे तो आपको प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस वजह से लॉ को हमेशा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट समझ करके आपको पढ़ना है। हमेशा इस तरह से पढ़ना है कि जो भी सिचुएशंस दी गई हैं, जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, अगर मेरी लाइफ में या मेरे सामने मेरा कोई क्लाइंट आ जाए, उसकी कोई क्वेरी हो या उसका कोई क्वेश्चन हो, या हम कहीं पर कंपनी में जॉब कर रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशन आ जाए तो हमें किस तरीके से करना है। कोशिश मेरी, हम लोग की जर्नी कैसे रहेगी वो मैं आपको बताऊं। कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि सीए इंटर, स्पेशली सीए इंटर में मैं जब भी पढ़ाऊं, मैं बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा प्रोवाइड करूं। जो आप पढ़ रहे हो वो तो पढ़ो ही, लेकिन साथ में जो हमारी सोसाइटी के या जो हमारी लीगल फील्ड के जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, या प्रैक्टिकली चीजों को कैसे अप्लाई करते हैं, वो सारी चीजें करवाई जाएं। तो पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कराई जाए। आपको एमसीए की साइट पे कैसे काम किया जाता है, कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, कैसे मीटिंग होती है, कैसे रिटर्न्स फाइल किए जाते हैं, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं। जब चीजों को हम प्रैक्टिकली करते हैं ना, तो थ्योरी को याद करना, थ्योरी को पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि हमने वो चीज प्रैक्टिकली करी हुई है। आई होप मेरी आपको बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए, इसी तरह से हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, और आपको ये देखना है कि पढ़ने के साथ साथ में आपको अपनी नॉलेज भी गेन करनी है, नॉलेज भी आपको इंप्रूव करनी है। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो कॉर्पोरेट लॉ के पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। कॉर्पोरेट लॉ के पोर्शन को इस वजह से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी आप सीए फाउंडेशन में ताजा ताजा पढ़ करके आए हो, अभी थोड़ा बहुत दिमाग में होगा। तो अभी आपने कंपनी लॉ का इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है, तो उसी के आगे का हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे कॉर्पोरेट लॉ में। अब जैसे कॉर्पोरेट लॉ में स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला चैप्टर है आपका प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी।
अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक हो गया प्रमोशन और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। यहां पर प्रमोशन का मतलब है प्रमोटर ऑफ कंपनी, यानी कि फाउंडर ऑफ कंपनी, और फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कि कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम लोग प्रमोशन के बारे में समझते हैं कि प्रमोटर कौन होता है, किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करता है। तो सबसे पहले देखिए, आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं प्रमोटर का मतलब क्या होता है। प्रमोटर का मतलब होता है जिसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आया है बिजनेस को स्टार्ट करने, कंपनी को फॉर्म करने। जिसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आया है कंपनी को फॉर्म करने का, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का, बिजनेस करने का, जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन को लेकर के जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, वो पर्सन जिसने वो सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा किया है, जिसने पूरी मेहनत करी है, उसने सब्सक्राइबर्स को ढूंढा है, उसने कैपिटल अरेंज करी है, उसने ब्रोकर्स को ढूंढा है, उसने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए हैं, जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, जितनी भी मेहनत वाला काम है, वो सब कुछ उसने किया है। उस पर्सन को बोला जाता है प्रमोटर। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार ये काम तो हम लोग भी करेंगे, सीए भी करेगा, सीएस भी करता है, कि भाई अगर किसी को कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी होती है तो हम ही लोगों के पास में तो आता है और हम ही लोगों से कहता है कि भाई इनको एडवाइस दो कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, मेमोरेंडम को ड्राफ्ट करते हैं, आर्टिकल को ड्राफ्ट करते हैं, उसको सजेस्ट करते हैं कि कैसे आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है। तो क्या हम लोग को भी प्रमोटर माना जाएगा? नहीं। ऐसा कोई भी पर्सन जिसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आया है बिजनेस को फॉर्म करने का, ऐसा कोई भी पर्सन जिसने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन को लेकर के सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करी हो, ऐसे पर्सन को बोला जाता है प्रमोटर, एक्सेप्ट प्रोफेशनल्स। अगर कोई भी पर्सन प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, यानी कि प्रमोटर की हेल्प कर रहा है और प्रमोटर को कंपनी इनकॉर्पोरेट करा करके दे रहा है, तो उसको प्रमोटर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उसका काम है, ये वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी कर रहा है, तो उसको प्रमोटर नहीं माना जाएगा। ठीक। दूसरा, अब प्रमोटर होता कौन है, ये तो प्रमोटर का मतलब समझ में आ गया। प्रमोटर की डेजिग्नेशन क्या होती है, क्या प्रमोटर नाम की कोई डेजिग्नेशन होती है भी या नहीं होती है? तो देखिए, कंपनी में दो लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होते हैं शेयर होल्डर्स और एक होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये तो आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा कि दो लोग कंपनी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है शेयर होल्डर और एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। शेयर होल्डर का काम क्या होता है? शेयर होल्डर का काम होता है कंपनी में इन्वेस्ट करना, और इन्वेस्ट करने के बाद में किनारे आकर के बैठ जाना। किनारे आकर के बैठ जाने का मतलब, मान लीजिए कि मेरे पास में किसी कंपनी के शेयर्स हैं, मेरे पास में मान लीजिए रिलायंस के शेयर्स हैं। अब मैं तो यहां पर बैठ करके आपको पढ़ा रहा हूं, आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, फेस टू फेस क्लासेस ले रहा हूं, जो भी मेरा प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में दिन भर बिजी रहता हूं। अब मेरे पास में इतना टाइम थोड़ी ना कि मैं रिलायंस में जा करके उनके ऑफिस में जा करके बैठूंगा, वहां पर उनके काम को देखूंगा कि भैया मेरे पास में आपके शेयर्स हैं, मैंने आपकी कंपनी में इतना पैसा इन्वेस्ट करके रखा, आप मेरे पैसों का कर क्या रहे? ये मैं नहीं करूंगा ना। मेरा काम क्या था? पैसे लगाना। कंपनी ने हमको उस पैसों के बदले में शेयर्स इशू कर दिए, अब मैं अपने काम में लग गया। अब वहां पर मेहनत वाला काम कौन कर रहा है? मेहनत वाला काम कर रहे हैं मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली। वो लोग क्या है? वो लोग डायरेक्टर्स हैं। तो शेयर होल्डर का काम क्या होता है? कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या होता है? डे टू डे वर्क करना। भाई आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस में डे टू डे वर्क भी तो होते हैं, मेहनत वाला काम भी तो होता है। वो कौन करेगा? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो एक कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, कंपनी मेहनत वाला काम तो कर नहीं सकती, कंपनी बोल नहीं सकती, कंपनी सुन नहीं सकती, कंपनी टच नहीं कर सकती, कंपनी के सेंस नहीं होते। बस केवल एक लॉ की नजर में एक एंटिटी है, वो एक लीगल एंटिटी है, मेहनत वाला काम तो कर नहीं सकती। तो उसके बिहाफ पर ये सारे के सारे काम कौन करता है? उसके बिहाफ पर सारे के सारे काम ये करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो शेयर होल्डर एक अलग पोजीशन हो गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक अलग पोजीशन। अब क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ओनर माना जाता है कंपनी का, कि कंपनी के ऊपर पूरा कंट्रोल है उनका? नहीं। ओनर कौन होता है? भाई जिसका पैसा लगा हुआ है, जिसके पैसे से हम काम कर रहे हैं, वही तो ओनर होगा।
तो पैसा किसका लगा हुआ है? शेयर होल्डर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या हुए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एजेंट ऑफ कंपनी। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के बिहाफ पर, कायदे से मेहनत किसको करनी चाहिए? कंपनी को करनी चाहिए, लेकिन कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी के बिहाफ पर ये मेहनत वाला काम कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एजेंट ऑफ कंपनी। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, ये जिन बच्चों ने मेरे से फाउंडेशन में पढ़ा होगा तो उनको भी मैंने ये चीज बताई थी, फाउंडेशन में भी आप लोगों को ही बताता हूं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एजेंट्स ऑफ शेयर होल्डर, कॉमेंट ऑन इट। ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एजेंट ऑफ शेयर होल्डर, और इस पे आपको कमेंट करना है। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर का एजेंट माना जाता है? आंसर होगा नो। क्योंकि हम लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है ना, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वो एक अलग एंटिटी हो जाती है। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई वो अलग एंटिटी हो गई, तो शेयर होल्डर अलग हो गया, कंपनी अलग हो गई। और कंपनी अपने काम तो कर नहीं सकती, तो कंपनी के बिहाफ पे ये सारे के सारे काम कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एजेंट ऑफ कंपनी, ना कि एजेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। वो शेयर होल्डर के काम थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो कंपनी के काम कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस वाली लाइन को अगर कॉपी और पेन लेकर के बैठे हो तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर नॉट एजेंट ऑफ शेयर होल्डर। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, या कमेंट करने वाले 4 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं प्रमोटर में। अब देखिए, तो अब प्रमोटर नाम की तो कोई डेजिग्नेशन है ही नहीं। शेयर होल्डर हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, बहुत ज्यादा हो गया तो चलो केएमपी हो गए। अब केएमपी क्या होता है? केएमपी में आते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओ, सीएफओ, सीएस, ये सारे के सारे लोग जो होते हैं, चेयरमैन, ये सारे के सारे लोग होते हैं केएमपी। अब देखो इतनी सारी पोजीशंस होती हैं कंपनी में, इसके बाद सीधे एम्प्लॉइज का नंबर आ जाता है। तो यहां पर कोई प्रमोटर नाम की कोई डेजिग्नेशन तो है नहीं। बिल्कुल सही बात है, प्रमोटर नाम की कोई भी डेजिग्नेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती है? प्रमोटर के दिमाग में आइडिया आया कंपनी को फॉर्म करने का, प्रमोटर ने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करी, उसने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब कंपनी जैसे ही एग्जिस्टेंस में आई तो कंपनी अलग हो गई, प्रमोटर अलग हो गया। अब प्रमोटर क्या करता है? प्रमोटर कोई ना कोई पोजीशन को होल्ड करता है। या तो प्रमोटर शेयर होल्डर बन जाएगा। शेयर होल्डर क्यों बन जाएगा? शेयर होल्डर इस वजह से बन जाएगा क्योंकि असली ओनरशिप किसके पास में होती है? शेयर होल्डर के पास में। असली कंट्रोल किसके पास में होता है? शेयर होल्डर के पास में। हर एक चीज के लिए तो शेयर होल्डर से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो प्रमोटर ने जब इतनी मेहनत करी है और इतनी मेहनत करके उसने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है, वो बिजनेस का प्लान वही लेकर के आ रहा है, सब कुछ लेकर के आ रहा है, तो वो चाहेगा ना कि मेरा कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर कंट्रोल बना रहे। वरना पता चला कि अगर मेरे पास में शेयर्स नहीं है तो मेरे को मेरी ही कंपनी से निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा। और मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जिसमें प्रमोटर को प्रमोटर की ही कंपनी से निकाल करके बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके पास में शेयर्स नहीं। असली पावर तो शेयर होल्डर्स के पास में होती है। इस टॉपिक को बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी शेयर कैपिटल वाला पार्ट आप पढ़ोगे, मेंबरशिप वाला पार्ट पढ़ोगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि शेयर होल्डर के पास में क्या क्या पावर्स होती है। तो असली मालिक तो शेयर होल्डर होता है। तो इस वजह से प्रमोटर कंपनी के ऊपर मेरा कंट्रोल बना रहे, इस वजह से वो कंपनी का शेयर होल्डर भी बन जाता है। अब बिजनेस करने का आइडिया किसका था? प्रमोटर का। जिसका प्लान होता है, जिसका आइडिया होता है, एग्जीक्यूशन भी तो वही अच्छे से कर पाएगा। अब मान लीजिए कि मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया, मेरे दिमाग में कोई प्लान आया, मैंने आपको बहुत अच्छे से ब्रीफ किया, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन अच्छे से कौन कर पाएगा? आप कर पाओगे या मैं कर पाऊंगा? जिसके दिमाग में आइडिया आया है वही तो अच्छे से एग्जीक्यूशन कर सकता है। तो अगर मैंने आपको प्लानिंग बताई भी है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन तो अच्छे से मैं ही कर पाऊंगा। तो इस वजह से प्रमोटर डायरेक्टर की पोजीशन को भी होल्ड कर लेता है। 99% केसेस में प्रमोटर दोनों पोजीशंस को होल्ड करता है, शेयर होल्डर की भी पोजीशन को होल्ड करता है ताकि कंपनी में उसका कंट्रोल बना रहे, डायरेक्टर की पोजीशन को भी होल्ड करता है ताकि वो एग्जीक्यूशन बेहतर तरीके से कर पाए, क्योंकि उसने इतनी मेहनत करी है बिजनेस करने के लिए। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करना जरूरी है, एग्जीक्यूशन करना जरूरी है।
तो इस वजह से प्रमोटर दोनों पोजीशंस को होल्ड करता है, और दोनों पोजीशन के साथ साथ में वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकता है, सीईओ भी हो सकता है, चेयरमैन भी हो सकता है ना, कोई भी, क्योंकि ये चीज हम लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ी है कि कंपनी में एक पर्सन कई सारी पोजीशंस को होल्ड कर सकता है। एक पर्सन डायरेक्टर भी हो सकता है, शेयर होल्डर भी हो सकता है, कंपनी का क्रेडिटर भी हो सकता है, कई सारी पोजीशंस को होल्ड कर सकता है। तो ये बेसिकली होता है प्रमोटर। तो प्रमोटर की कोई डेजिग्नेशन नहीं होती, प्रमोटर बस एक नाम है। किसका नाम है? जिसने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था। लेकिन हाँ, प्रमोटर का नाम दो जगह पर जरूर आता है, दो डॉक्यूमेंट्स में जरूर आता है। पहला डॉक्यूमेंट कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस होगा, जब कंपनी पब्लिक इशू लेकर के आती है, पब्लिक में शेयर्स इशू करती है, तो कंपनी को अपनी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी पड़ती है। तो वहां पर प्रमोटर का नाम डाला जाता है कि किसने कंपनी को प्रमोट किया। दूसरा, जो कंपनी के एनुअल रिटर्न्स फाइल होते हैं, एनुअल रिटर्न्स में प्रमोटर का नाम, इन दो डॉक्यूमेंट्स में प्रमोटर का नाम जरूर आता है। तो देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर। तो प्रमोटर की जो डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 69 में दी गई है। देखते हैं। द टर्म प्रमोटर हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एज पर दिस प्रमोटर मीन्स अ पर्सन। अब प्रमोटर में इंक्लूसिव डेफिनेशन, इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब इंक्लूड किया गया। अब देखिए, इन तीनों को इंक्लूड किया गया। अब सेक्शन 2 क्लॉज 69 सब क्लॉज ए, ये ए बी सी है ना, ये पॉइंट्स नहीं है, ये आपके सब क्लॉज है। एग्जाम में याद रखिएगा, कहीं इसको पॉइंट समझ करके मत लिखिएगा। अगर ए बी सी यानी सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी लिख रहे हैं तो चीजें सीक्वेंस में होनी चाहिए, यानी ऊपर नीचे नहीं कर सकते कि पहले ये वाला पॉइंट लिख दिया फिर ये वाला, क्योंकि ये सारे सब क्लॉज हैं। अगर सब क्लॉज का आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया, यानी ए की जगह पर सी लिख दिया, सी की जगह पर ए लिख दिया, तो इसका मतलब आपने लॉ का मतलब ही चेंज कर दिया, फिर वहां पे आपके आंसर को काटा जा सकता है। तो अगर सीक्वेंस में याद नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, आप बुलेट बना करके, स्टार बना करके, एरो बना करके, जैसे चाहे आप वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, प्रमोटर मीन्स अ पर्सन, सब क्लॉज ए, who has been named as such in a prospectus or is identified by the company in the annual return। बिल्कुल सेम वही चीज है जो अभी मैंने आपको बताई कि प्रोस्पेक्टस में जिसका नाम लिखा रहता है और एनुअल रिटर्न में जिसका नाम होता है। Who has control over the affairs of the company directly or indirectly whether as a shareholder, डायरेक्टर और अदरवाइज। बिल्कुल अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रमोटर हमेशा ये चाहेगा कि कंपनी के ऊपर उसका कंट्रोल बना रहे, तो एक कंपनी के ऊपर उसका कंट्रोल बनेगा तभी तो वो कंपनी को आगे चला पाएगा। तो वो कंपनी के ऊपर कंट्रोल कैसे करेगा? या तो वो शेयर होल्डर के तौर पे करेगा या वो डायरेक्टर के तौर पे करेगा। तीसरा, इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज अकस्टम्ड टू एक्ट। अब उसके पास में कंट्रोल है, कंपनी में अच्छी पोजीशन को होल्ड कर रहा है, तो ऑब्वियसली कि जो बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो उसी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, उसी के डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी पर्सन प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है तो उसको प्रमोटर, क्योंकि उसके इंस्ट्रक्शन, उसके डायरेक्शन को भी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉलो करेंगे। भाई, कंपनी में जो लीगल पोजीशन होल्ड करता है, जो प्रोफेशनल कैपेसिटी होल्ड करता है, जो कंपनी का सीए होगा, जो कंपनी का सीएस होगा, तो उसकी एडवाइस होगी। भाई, कंपनी के मैनेजमेंट को लॉ के बारे में थोड़ा ना पता है, तो वो प्रोफेशनल्स के ऑर्डर्स को, प्रोफेशनल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो क्या उनको प्रमोटर मान लिया जाएगा? नो। देखिए, वही चीज लिखी हुई है, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु इज एक्टिंग मेयरली इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो अगर कोई भी पर्सन प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है तो फिर उसको प्रमोटर नहीं माना जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने डेफिनेशन कवर करी, इसकी मीनिंग हम लोग नेक्स्ट टर्न पर कवर करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।